नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री का नाम है इतिहास, भारत और समकालीन विश्व, एक इसका नाम है। इसमें टोटल आपके 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय से आपके कुल 250 सवाल है। जो 5 अध्याय है इसमें फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, बंद समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये सारे चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर 6 से लेके 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस को डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी कक्षा 9 की इतिहास पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत और समकालीन विश्व, एक इसका नाम है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो 1789 ईस्वी में शुरू हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16 फ्रांस का राजा था। फ्रांस में क्रांति से पहले समाज कितने स्टेट में बटा था? तो समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 वर्ग में बटा हुआ था। जो प्रथम स्टेट है उसे पादरी बोला जाता है, द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग बोला जाता है, जबकि तृतीय स्टेट में किसान, कारीगर, व्यापारी और बुर्जुआ वर्ग शामिल था। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस में कर किस वर्ग को देना पड़ता था? तो केवल तृतीय स्टेट को फ्रांस में कर देना होता था, जबकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कर से छूट था। तृतीय स्टेट में किसान, कारीगर, व्यापारी और बुर्जुआ लोग थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को क्या विशेषाधिकार थे? तो कर से छूट और राज के उच्च पदों पर एकाधिकार था प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का। स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई? तो ये संसद था। तो स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई? तो 5 मई 1789 को बुलाया गया था। स्टेट जनरल में मतदान का क्या नियम था? तो प्रत्येक स्टेट को एक मत, तृतीय स्टेट का हमेशा अल्पमत में होता था। तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली की घोषणा कब की? तो याद रखिएगा, तृतीय जो स्टेट है उसने अपने आप को नेशनल असेंबली की घोषणा 20 जून 1789 किया। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ कब और क्यों ली गई? तो टेनिस कोर्ट में शपथ होता है और ये होता है 20 जून 1789 को। क्यों होता है? तो नया संविधान बनाने तक ना हटने का शपथ लिया जाता है तृतीय स्टेट के द्वारा। बास्तिल की जेल पर हमला कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की जेल पर हमला किया जाता है। ये फ्रांस का जेल था। बास्तिल पर हमले का क्या प्रतीकात्मक महत्व था? यह राजतंत्र की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इसका पतन क्रांति का आरंभ था। जितने भी राजा के खिलाफ व्यक्ति थे सभी को बास्तिल के जेल में रखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई को फ्रांस में क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को फ्रांस में। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई? तो 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। मानव अधिकारों की घोषणा में मुख्य बातें क्या थी? तो स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? मोस्ट वीवीआई, जो भारत के संविधान में भी शामिल है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
फ्रांसीसी क्रांति का ये प्रमुख नारा था। फ्रांस में 1788 से 89 में फसल क्यों खराब हुई? तो अत्यधिक ठंड और ओलावृष्टि के कारण खराब हुआ था। रोटी की कमी से किस वर्ग को सबसे अधिक कष्ट हुआ? तो तृतीय स्टेट को सबसे अधिक कष्ट हुआ, विशेषकर गरीब शहरी जनता को। वर्साई के महल पर महिलाओं का मार्च कब हुआ? तो वर्साई के महल पर महिलाओं का मार्च 5 से 6 अक्टूबर 1789 को होता है। महिलाओं ने वर्साई पर मार्च क्यों किया? तो रोटी की मांग और राजा को पेरिस लाने के लिए। यहाँ पर रोटी की मांग के लिए किया गया था, जो जहाँ पर राजा रानी रहते थे वर्साई के महल में, और राजा को पेरिस लाने के लिए भी ये मार्च था। लेकिन जब याद रखिएगा, जब जनता यहाँ पर जाती है, रोटी मांगती है, तो महारानी बोलती है कि अपने नौकर को ये क्या मांग रहे हैं? तो बोलते हैं सब लोग रोटी मांग रहे हैं। तो बोलती है कि रोटी नहीं है तो जाकर ब्रेड खाएं। सोचिए कितने बड़े लोग मूर्ख थे, है ना। फ्रांस में दास्ता कब समाप्त हुआ? स्लेवरी तो 1794 में नेशनल कन्वेंशन द्वारा आपके फ्रांस में दास्ता समाप्त होता है। जैकोबियन क्लब का पूरा नाम क्या है? तो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका पूरा नाम था। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का जो नेता है उसका नाम है रोबेस्पियर, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसे मिलती थी? जैकोबियन क्लब की जो मेंबरशिप है वो किसे मिलती थी? तो छोटे दुकानदार को, कारीगर को, जूता बनाने वाले को और पेस्ट्री बनाने वाले को जैकोबियन क्लब का मेंबर मिलता था। नेक्स्ट है कि सेंस क्लूलॉट कौन थे? तो घुटने तक की पतलून ना पहनने वाले कट्टर क्रांतिकारी आम नागरिक थे सेंस क्लूलॉट। आतंक का राज कब चला? तो 1793 से 1794 तक आतंक का राज चलता है फ्रांस में। आतंक के राज में क्या होता था? तो रॉबस्पियर ने हजारों को राष्ट्र विरोधी बताकर गिलोटिन से मारा। जो आपके रॉबस्पियर है, ये हजारों व्यक्ति को मारा और राष्ट्र विरोधी बताकर उसे गिलोटिन से काट दिया गया। गिलोटिन क्या था? तो सिर काटने का एक यंत्र था। क्रांति में सार्वजनिक मृत्युदंड का ये साधन था। गिलोटिन का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। राजा लुई 16 को मृत्युदंड कब मिली? तो 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16 को मृत्युदंड मिला था। रानी मैरी एंटोनेट को मृत्युदंड कब मिली? तो 16 अक्टूबर 1793 ईस्वी को रानी मैरी एंटोनेट को मृत्युदंड दिया गया था। रॉबस्पियर को गिलोटिन से कब मारा गया? तो जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को गिलोटिन से मारा गया था। नेक्स्ट है कि थर्मी प्रतिक्रिया क्या थी? तो जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को हटाकर नरम नीति अपनाई गई, जिसे ही थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया बोला गया है। नेक्स्ट है कि डायरेक्टरी सरकार कब बनी? तो 1795 में फ्रांस में डायरेक्टरी सरकार बनी थी। डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? तो कुल 5 निर्देशक होते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में सत्ता कब संभाली? तो नवंबर 1799 में। ठीक है, 18 ब्रूमेयर तख्ता पलट के बाद। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब बनाया गया था? तो 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। नेपोलियन कोड 1804 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कानून के समक्ष समानता, संपत्ति, अधिकार और धर्मनिरपेक्षता था। कानून के समक्ष समानता, संपत्ति, अधिकार और धर्मनिरपेक्षता था। नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ और कब हुई? तो वाटरलू के युद्ध में होता है 18 जून
1815 को होता है। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट है कि ओलंप दे गूज कौन थी? ये फ्रांसीसी लेखिका हैं जिन्होंने महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा लिखी। बोला गया कि ओलंप दे गूंज को कब मृत्युदंड मिलता है? तो 1793 को रॉबस्पियर के आतंक के राज में इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? तो राज्य दिवालिया हो गया था, अमेरिका युद्ध का कर्ज था, भारी कर बोझ था फ्रांस पर। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, असमान कर और समानती शोषण, ये आपके सामाजिक कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो राजतंत्र की निरंकुशता और प्रतिनिधित्व का अभाव। नेक्स्ट है कि दार्शनिकों की फ्रांसीसी क्रांति में क्या भूमिका थी? तो रूसो, बाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने क्रांतिकारी सोच डेवलप किया जनता में, और फ्रांस में क्रांति होती है। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत किसने दिया है? तो रूसो के द्वारा दिया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इनका पुस्तक का भी नाम है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत। टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव था? तो टीपू ने स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। राजा राम मोहन राय पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? स्वतंत्रता समानता के विचारों से प्रभावित होकर सामाजिक सुधार करते हैं राजा राम मोहन राय। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा मिलती है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 को होता है। लिबर्ट क्या था? तो फ्रांसीसी मजदूरों की पहचान पुस्तिका, ये नियोक्ता के पास रहते थे, जो मालिक थे उनके पास रहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1946 में मिलता है। क्रांति के 150 साल बाद मिलता है, जबकि अपने देश में आज़ादी के साथ ही मिल गया था। नेशनल असेंबली ने समानती कर कब समाप्त किए? तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने समानती कर समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। टोटल 53 क्वेश्चन है। तो समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्पादन के साधनों पर सामाजिक या राज का स्वामित्व होना ही समाजवाद कहा जाता है। तो जो उत्पादन के साधन हो उस पर समाज का अधिकार हो या उसका मालिक राज्य सरकार हो। पूंजीवाद में उत्पादन का स्वामित्व किसके पास होता है? तो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जबकि समाजवादी में सरकार के पास में होता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति और उत्पादन पर सामाजिक नियंत्रण, वर्ग भेद आपके समाप्त करना इसका उद्देश्य है। रॉबर्ट ओवेन कौन थे? तो इंग्लैंड के उद्योगपति जिन्होंने मजदूरों के लिए आदर्श बस्ती बनाई थी। लुई ब्ला ने क्या प्रस्ताव रखा? तो सरकारी सहायता से सामाजिक कारखाने बनाने का, ये लुई ब्ला ने अपना प्रस्ताव रखा था। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मन दार्शनिक हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, मोस्ट बेबी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर जर्मनी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब और किसने लिखा? तो 1848 ईस्वी में मार्क्स और
एंगल्स के द्वारा लिखा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रसिद्ध नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। दास कैपिटल किसने और कब लिखी? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है 1867 में। 1867 में मोस्ट बेबी आई है। दास कैपिटल में क्या था? तो पूंजीवाद की आलोचना की गई थी, मजदूरों के शोषण का विश्लेषण किया गया था। वर्ग संघर्ष का क्या सिद्धांत? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। प्रथम इंटरनेशनल तो प्रथम इंटरनेशनल आपके कब बनता है? तो 1864 में बनता है। 1864 में बनता है। द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? तो 1889 में। पहला 1864, दूसरा 1889 में होता है। नेक्स्ट है कि तृतीय इंटरनेशनल कब बना? तो ये आपके बनता है 1919 में लेनिन के नेतृत्व में बनता है। नेक्स्ट है कि रूस में 1905 की क्रांति का क्या कारण था? तो 1905 की क्रांति का कारण था जापान से हार, खूनी रविवार और जार की निरंकुशता था रूस में 1905 की क्रांति का कारण। मोस्ट बेबी आई। खूनी रविवार कब हुआ? तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार होता है। अगर अलग कैलेंडर रहेगा तो चेंज कर जाएगा, ठीक है। खूनी रविवार में क्या हुआ? तो पेटिशन मतलब याचिका। पेटिशन में क्या होता है? याचिका। तो पेटिशन लेकर जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। इसी को बोलते हैं खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। ये जो व्यक्ति थे सब लोग राजा से मिलना चाहते थे और अपना याचिका लेके जा रहे थे राजा के पास, लेकिन इन पर गोलियां चला दी गई और बहुत से लोग की जान चली गई, तो इसीलिए बोला गया खूनी रविवार। फादर गेपॉन कौन थे? तो रूसी पादरी जिन्होंने 1905 में मजदूरों का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध रूस के लिए क्यों विनाशकारी था? तो भारी जनहानि, आर्थिक बर्बादी और रोटी की कमी इसका मुख्य कारण था। रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जार मतलब होता है सम्राट। रासपुतिन कौन था? तो जार के दरबार का रहस्यमय धर्मगुरु जारीना पर प्रभाव रखता था। फरवरी क्रांति 1917 कब हुई? तो फरवरी 1917 ईस्वी में रूसी कैलेंडर के अनुसार फरवरी क्रांति का परिणाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय का सिंहासन त्यागा और जनवादी अस्थायी सरकार बनती है। फरवरी क्रांति का ये परिणाम होता है। अस्थायी सरकार का नेता कौन था? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की था। अस्थायी सरकार का नेता 1917 में कौन बनता है? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की बनता है। लेनिन रूस कब लौटे? तो अप्रैल 1917 में जर्मनी ने ट्रेन से उन्हें भेजा था रूस। लेनिन का अप्रैल थेसिस क्या था? तो ये 1917 का दस्तावेज है। युद्ध तुरंत बंद करो, सोवियत को सत्ता दो। ये आपके लेनिन का अप्रैल थेसिस था। सोवियत क्या था? मजदूरों, किसानों और सैनिकों की परिषद है सोवियत। बोल्शेविक कौन थे? तो लेनिन के नेतृत्व में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उग्र गुट था बोल्शेविक। मेंशेविक कौन थे? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नरम और मध्यमार्गी गुट था। याद रखिएगा, एक बोल्शेविक गुट था, एक था मेंशेविक गुट। जो बोल्शेविक गुट है ये आपके लेनिन के नेतृत्व में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये उग्र गुट है, जबकि मेंशेविक जो है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नरम और मध्यमार्गी गुट है। अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को रूसी कैलेंडर के अनुसार। अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ? तो बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर कब्जा किया और अस्थायी सरकार गिरी।
जो केरेंस्की की सरकार है। नेक्स्ट है कि ब्रेड लैंड पीस का नारा किसने दिया? ब्रेड लैंड पीस का नारा किसने दिया? लेनिन और बोल्शेविकों के द्वारा दिया गया था ब्रेड लैंड एंड पीस का नारा। लेनिन ने सत्ता में आने के बाद पहला काम क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग किया। पहला ही काम किया, लेनिन जैसा ही सत्ता में आता है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब होती है? तो मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है। किससे होता है? तो जर्मनी से, और इस संधि के माध्यम से युद्ध विराम होता है। आपके जो रूस है ये युद्ध से बाहर निकल जाता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा, जो मार्च 1918 में जर्मनी के साथ में होता है रूस का। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्राटस्की के द्वारा किया गया था 1918 में। रूस में गृह युद्ध कब हुआ? तो 1918 से 1920 बोल्शेविक, लाल सेना और श्वेत सेना के बीच में होता है। जार निकोलस द्वितीय और परिवार को कब मारा गया? तो 16-17 जुलाई 1918 को। कहाँ पर मारा गया? तो एकातेरिनबर्ग में मारा गया। एकातेरिनबर्ग में मारा गया था। नेक्स्ट है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP क्या है और कब लागू हुआ? तो 1921 में लेनिन की नीति है। सीमित पूंजीवादी व्यापार की अनुमति थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये 1921 में आता है, लेनिन के द्वारा लाया गया था और सीमित पूंजीवादी व्यापार की अनुमति थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया? तो गृह युद्ध के बाद आर्थिक संकट और किसान असंतोष दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था। लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु होती है। उसके बाद है USSR, सोवियत संघ की स्थापना कब होता है? तो 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ की स्थापना होता है। USSR का पूरा नाम क्या है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। स्टालिन ने सोवियत रूस में सत्ता कब संभाली? तो 1924 में संभाला, लेनिन की मृत्यु के बाद। स्टालिन ने सामूहिकीकरण क्यों किया? खेती को राज्य के नियंत्रण में लाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया था स्टालिन ने। पंचवर्षीय योजना रूस में कब शुरू हुई? तो 1928 में स्टालिन के नेतृत्व में शुरू होता है। नेक्स्ट है कि गुलाग क्या था? तो स्टालिन के श्रम शिविर जहां विरोधियों को कठोर परिश्रम कराया जाता था। बोला कि गुलाग क्या था? तो स्टालिन के श्रम शिविर जहां विरोधियों को कठोर परिश्रम कराया जाता था। रूसी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी मजदूर आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो समाजवादी आंदोलन और उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरणा मिलती है रूसी क्रांति से। ट्राटस्की को स्टालिन ने क्यों निर्वासित किया? तो सत्ता संघर्ष के कारण ट्राटस्की की नीतियां अलग थी, जबकि जो स्टालिन है इसकी नीतियां अलग थी। इस कारण से निर्वासित जीवन के लिए भेज दिया आपके ट्राटस्की को। नेक्स्ट है कि रूस में जार के स्थान पर नई सरकार को क्या कहते थे? तो सोवियत सरकार बोला जाता था। कोलखोज क्या था? तो सोवियत रूस में सामूहिक खेती थी कोलखोज। नेक्स्ट है कि कोमसोमोल क्या था? तो सोवियत युवा संगठन है कोमसोमोल। अगला है नात्सीवाद और हिटलर का उदय के बारे में देखिएगा। बोला गया कि नात्सीवाद क्या था?
तो हिटलर की राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा जर्मन श्रेष्ठता और नस्लीय घृणा है नात्सीवाद। नेक्स्ट है कि NSDAP का पूरा नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, मतलब कि नाजी पार्टी। कौन पार्टी? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि अडोल्फ हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में। नेक्स्ट है कि हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या भूमिका निभाई? तो जर्मन सेना में कॉरपोरल आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था हिटलर को। तो जर्मन सेना में ये कॉरपोरल थे और इन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। म्यूनिख पुश कब हुआ? तो नवंबर 1923 में। म्यूनिख पुश में क्या हुआ? तो हिटलर ने म्यूनिख में तख्ता पलट की कोशिश की, विफल रहा और गिरफ्तार किया गया, इसे जेल में डाल दिया जाता है। मेन कॉफ किसने और कब लिखी? तो हिटलर के द्वारा लिखा गया था 1925 में, और ये जब जेल के अंदर था तब लिखा था मेन कॉफ। मेन कॉफ का अर्थ क्या था? मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, इसका अर्थ था। मेन कॉफ में हिटलर के मुख्य विचार क्या थे? तो जर्मन श्रेष्ठता, यहूदी विरोध और लेवेंस राउम, रहने की जगह, ये इसके मुख्य विचार थे। वाइमर गणराज्य क्या था? तो 1919 से 1933 तक जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार है वाइमर गणराज्य के तहत। वाइमर गणराज्य की मुख्य कमजोरियां क्या थी? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कमजोर राष्ट्रपति और आर्थिक संकट इसकी मुख्य कमजोरियां थी। वर्साई की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है, मोस्ट BBI। वर्साई संधि में जर्मनी पर क्या दंड लगाया गया? तो 6.6 अरब पाउंड क्षतिपूर्ति, भूमि हानि और सेना कटौती, ये सारे काम किया गया था वर्साई के संधि के तहत जर्मनी के साथ में। युद्ध अपराध धारा क्या थी? तो वर्साई की संधि की धारा 231। जर्मनी ने युद्ध की जिम्मेदारी ली थी और इस कारण से जर्मनी को हर्जाना भी देना पड़ता है। जर्मनी में 1923 की महामंदी कैसी थी? तो नवंबर 1923 में $1 बराबर 4.2 अरब जर्मन मार्क, ठीक है। $1 बराबर 4.2 खरब जर्मन मार्क का वैल्यू था। बहुत ही आपके जर्मन के जो मार्क है, वहाँ की मुद्रा मार्क है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गया था। 1929 की महामंदी का जर्मनी पर क्या असर पड़ा? तो 60 लाख बेरोजगार हो गए, नाजी पार्टी को जन समर्थन मिलता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। रिक्सटैग आग कब लगी? तो रिक्सटैग में आग कब लगता है? तो 27 फरवरी 1933 को। ध्यान से देखिएगा कि रिक्सटैग आग का हिटलर ने क्या फ़ायदा उठाया? तो कम्युनिस्टों पर आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा, आपातकाल लागू किया, ये हिटलर चाहता था। नेक्स्ट है कि इनेबलिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 23 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था। इनेबलिंग एक्ट से हिटलर को क्या मिला? तो संसद को दरकिनार कर कानून बनाने का अधिकार मिला, है ना। इसका मतलब कि अब हिटलर तानाशाही हो गया है। हिटलर जर्मनी का फीहर कब बना, नेता कब बना? तो अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद। तो जो हिंडनबर्ग राष्ट्रपति थे ये जर्मनी के ही थे और हिंडनबर्ग ही जर्मनी को आपके प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, चांसलर के पोस्ट पर नियुक्त किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नुरेमबर्ग कानून कब बने? नुरेमबर्ग कानून कब बने? तो सितंबर 1935 में बनते हैं। नुरेमबर्ग
कानूनों में क्या था? तो यहूदियों की जर्मन नागरिकता समाप्त, जर्मन यहूदी विवाह पर रोक। नेक्स्ट है कि क्रिस्टल नाक्ट कब हुआ? तो क्रिस्टल नाक्ट ये होता है 910 नवंबर 1938 को। ये क्या था? तो टूटे कांच की रात है। जबकि क्रिस्टल नाक्ट क्या था? तो टूटे कांच की रात है। इस दिन बहुत ज़्यादा हिंसा होता है रात को। और बोला गया कि क्रिस्टल नाक्ट में क्या हुआ? तो यहूदियों की 7500 दुकानें तोड़ी, सभा गृह जलाए गए, 400 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया और क्यों हुआ ये समझ गए, और कब हुआ, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑर्सविट्ज़ क्या था? तो पोलैंड में नाजी मृत्यु शिविर, 11 लाख से अधिक लोग मारे गए। गेस्टापो क्या था? तो नाजी जर्मनी की गुप्त राज पुलिस थी गेस्टापो। यस क्या था? तो हिटलर का अंगरक्षक दल है, बाद में नरसंहार का मुख्य औजार बनता है, जो हिटलर का अपना अंगरक्षक है। यस ए क्या था? तो नाजी अर्धसैनिक शाखा है, जिन्हें ब्राउन शर्ट भी बोला जाता है। बोला गया कि गोएबेल्स कौन था? तो नाजी जर्मनी का प्रचार मंत्री था। नाजी प्रचार के साधन क्या थे? रेडियो, फिल्म, पोस्टर, समाचार पत्र, मशाल जुलूस थे। युवा हिटलर की स्थापना कब हुई? तो 1926 में युवा हिटलर की स्थापना होती है। युवा हिटलर में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? तो नाजी विचारधारा, नस्लीय श्रेष्ठता और यहूदी विरोध। नाजी शिक्षा नीति की विशेषता क्या है? नाजी शिक्षा नीति की विशेषता क्या थी? तो बच्चों में नाजी विचार भरे जाते, विज्ञान और इतिहास बदले। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1939 से 1945 तक चलता है। एक्सिस पावर में कौन से देश थे? तो जर्मनी, इटली और जापान थे। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे शामिल? तो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका शामिल थे। जर्मनी ने सोवियत रूस पर कब आक्रमण किया? तो 22 जून 1914 को किया। ऑपरेशन बार ब्रोसा के तहत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन बार ब्रोसा के तहत जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हिटलर किया था। डी डे कब था? तो 6 जून 1944 को डी डे था। मित्र राष्ट्रों का फ्रांस पर आक्रमण, क्योंकि ये जो फ्रांस का क्षेत्र है आपके नॉर्मांडी, इस पर जर्मनी का अधिकार था, इस कारण से। हिटलर की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में ये आत्महत्या कर लेता है। पहले जहर खाता है, उसके बाद गोली मार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में कब समाप्त हुआ? तो 8 मई 1945 को समाप्त होता है। नेक्स्ट है कि नाज़ीवाद ने जर्मन महिलाओं को किस भूमिका में देखा? तो केवल माँ और गृहिणी की भूमिका में, बच्चे, रसोई और चर्च। नेक्स्ट है कि आर्यन नस्ल से नाजियों का क्या मतलब था? कि शुद्ध जर्मन नस्ल है, जिसे वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिटलर के अनुसार यहूदी कौन थे? तो जर्मनी की सभी समस्याओं के जिम्मेदार हैं यहूदी। नस्लीय दुश्मन। नाज़ीवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय नेताओं ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया, स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित हुआ। नेक्स्ट है कि लेवेंसराउम क्या अर्थ था? तो रहने की जगह था, ये रहने की जगह था।
हिटलर पूर्व यूरोप को जर्मनी के लिए चाहता था। उसके बाद है कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में समझिएगा। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? तो एक शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित करके कमजोर देश का संसाधनों का इस्तेमाल अपने पक्ष में अगर किया जाता है तो जिस देश पर यह अधिकार होता है वह उपनिवेश कहलाता है। और यहाँ पर है उपनिवेशवाद, तो एक शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में जंगलों का उपयोग कैसे होता था? तो आदिवासी स्वतंत्र रूप से शिकार करते थे, खेती और वन उत्पादन का उपयोग करते थे। ब्रिटिश शासन से पहले ब्रिटिश काल में जंगलों की ज़रूरत क्यों थी? रेलवे स्लीपर बनाने में, जहाज निर्माण के लिए, व्यापारिक लकड़ी और ईंधन के लिए। वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में वन विभाग की स्थापना किया जाता है। भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? तो डिट्रिच ब्रांडिस थे, ये जर्मन विशेषज्ञ थे, डिट्रिच ब्रांडिस। वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1865 में लागू होता है, संशोधित रूप से 1878 और 1927 में लागू होता है। वन अधिनियम 1878 से जंगलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। आरक्षित वन में क्या नियम थे? तो सभी प्रकार की वन गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित है, 100% प्रतिबंधित था। संरक्षित वन में क्या था? तो कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, सरकारी नियंत्रण था कुछ गतिविधियों पर। वैज्ञानिक वानिकी क्या थी? तो विशेष प्रजाति के पेड़ उगाओ, बाकी काटो, व्यावसायिक उद्देश्य से, इसे ही बोलते हैं वैज्ञानिक वानिकी। देवदार और साल के पेड़ रेलवे के लिए क्यों जरूरी थे? इनकी लकड़ी से रेल पटरियों के नीचे स्लीपर बनते थे, इसलिए देवदार और साल के पेड़ इंपॉर्टेंट थे। ब्रिटिश काल में कितने किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई? तो 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर तक रेलवे बिछाया गया। हर किलोमीटर पर 1760-2000 स्लीपर लगते थे। नेक्स्ट है कि स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अंग्रेजों ने क्यों रोका? तो जंगल जलाने से लकड़ी का नुकसान होता था और राजस्व घटता था, ठीक है, अंग्रेज का। झूम खेती किसे कहते हैं? तो जंगल काटकर जलाकर खेती कुछ समय बाद दूसरी जगह पर खेती करना, इसे ही बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती में क्या कि मान लीजिए कि कोई ए आदिवासी ग्रुप है, यहाँ खेती कर रहा, 2-3 साल यहाँ खेती करता, उसके बाद चला जाएगा आपके अलग जगह पर, वहाँ जाएगा, जंगल काटेगा, साफ करेगा, वहाँ पर 2-3 साल खेती करेगा, फिर से वापस यहीं पर आएगा। अगर यहाँ उत्पादन कम हो जाएगा तो कहीं और जाके जंगल को काटेगा, फिर खेती करेगा। देखिए उनका ये परंपरा है, ये सदियों से चलता आ रहा था। नेक्स्ट है कि वन अधिनियम से आदिवासियों की कौन सी परंपराएं छिन गई? शिकार छिन गया, झूम खेती, लकड़ी काटना और पशु चराना सब सीख गया। मतलब कि जो आदिवासी हैं उनका शोषण प्रारंभ हो जाता है। वन गांव क्यों बनाएंगे? तो वन विभाग के लिए, सस्ते श्रमिक बसाने के लिए। बांस पर प्रतिबंध से आदिवासियों को क्या नुकसान हुआ? टोकरी, चटाई, घर बनाने का परंपरागत काम छीन गया आदिवासियों से। वस्त्र विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट भी खींचेगा। वस्त्र विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में वस्त्र विद्रोह हुआ था। वस्त्र विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जंगल बंद होना, बेगार, नई नीतियां और खाद्य संकट था। वस्त्र विद्रोह के नेता कौन थे? तो गुंडाधुर थे। वस्त्र विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में था। अंग्रेजों ने बस्तर किले को कैसे दबाया? तो सेना भेजकर, गांव जलाए और जुर्माना लगाकर अंग्रेजों ने बस्तर विद्रोह को दबा दिया। बस्तर के आदिवासियों का जंगल से क्या संबंध था? तो जंगल उनका घर, आजीविका, देवता, संस्कृति, सब कुछ था आदिवासियों के लिए। जावा इंडोनेशिया में डच उपनिवेश ने जंगल के साथ क्या किया?
तो सागौन के लिए वनों का व्यापक कटाव करता है। जावा में ब्लेडेंग सेवा क्या थी? तो किसानों को जबरन जंगल काटने और लकड़ी ढोने की एक बेकार प्रथा थी। नेक्स्ट है कि सुनरो टीको सामिन कौन थे? तो जावा के किसान नेता डच वन नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध किया था। सामिन आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो कर ना देना, डच अधिकारियों से बात ना करना, अहिंसक प्रतिरोध। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो 1906 में देहरादून में स्थापित हुआ था। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू होता है। चिपको आंदोलन में क्या किया जाता था? तो पेड़ से लिपट जाते थे लोग और काटने से रोकते थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू होता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 से आदिवासियों को क्या मिलता है? तो परंपरागत वन भूमि और वन उत्पाद पर कानूनी अधिकार मिलता है। बर्मा म्यांमार में ब्रिटिश वन नीति का क्या असर हुआ? तो सागौन के जंगलों का भारी कटाव किया गया। हाथियों का शोषण होता है। बर्मा में हाथियों का वन उद्योग में क्या उपयोग था? तो लकड़ी खींचना और जंगल से माल ढोना। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से वन समुदायों पर क्या असर पड़ा? कुछ जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत। वन नीति से आदिवासी महिलाओं पर क्या असर पड़ा? ईंधन, पानी और वन उत्पादन के लिए दूर जाना पड़ा। संथाल विद्रोह और वनों का क्या संबंध था? तो जंगल और भूमि छीनने से संथाल विद्रोह होता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। नेक्स्ट है कि आज भी आदिवासियों को किन वन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो खनन का, बड़े बांध का, वन्यजीव का, अभ्यारण्य से विस्थापन का। जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उस समय उड़ीसा में आदिवासी लोग जो हैं कंपनी के स्थापित हो रहा लॉ यास का कंपनी, उसके खिलाफ आपके विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डिट्रिच ब्रांडिस ने भारत में वानिकी की नींव कैसे रखी? तो जर्मन वानिकी विधियों को भारत में लागू किया। नेक्स्ट है कि आधुनिक विश्व में चरवाहे कौन होते हैं? तो पशुओं को चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग होते हैं चरवाहे। नेक्स्ट है कि ट्रांसह्यूमेंस क्या है? तो ट्रांसह्यूमेंस मौसम के अनुसार पशुओं के साथ स्थान बदलना ही ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। नेक्स्ट है कि चरवाहे एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? तो मौसमी चारे की तलाश में जाते हैं। अलग अलग ऋतुओं में घास अलग अलग मिलता है। गुज्जर बकरवाल कहाँ के चरवाहे हैं? तो गुज्जर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के चरवाहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गुज्जर बकरवाल गर्मियों में कहाँ जाते हैं? तो हिमालय की ऊंची चारागाहों पर जाते हैं, जिसे बुगियालो बोला जाता है। गुज्जर बकरवाल सर्दियों में कहाँ रहते हैं? तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में रहते हैं। उसके बाद गद्दी चरवाहे कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश। मोस्ट वीवीआई कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। गद्दी चरवाहे मुख्यतः क्या पालते हैं? तो ये भेड़े पालते हैं। उसके बाद भोटिया चरवाहे कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के भोटिया हैं। शेरपा और किन्नौरी चरवाहे कहाँ के हैं? तो हिमालय क्षेत्र के, उत्तराखंड और हिमाचल के। नेक्स्ट है कि धांगड़ चरवाहे किस राज्य के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं धांगड़ चरवाहे कहाँ कहाँ जाते हैं? तो गर्मियों में मध्य महाराष्ट्र, बरसात में कोकण में जाते हैं। नेक्स्ट है कि
गोल्ला चरवाहे किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। कुरुमा और कुरुबा चरवाहे कहाँ के हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। मालधारी चरवाहे कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। कच्छ और काठियावाड़ के। मालधारी मुख्यतः क्या पालते हैं? तो भेड़, ऊंट और गाय भैंस पालते हैं। नेक्स्ट है कि रायका चरवाहे किस राज्य के हैं? तो राजस्थान राज्य के हैं। रायका मुख्यतः क्या पालते हैं? तो ऊंट, राजस्थान में ऊंट पालन की ये परंपरा है। नेक्स्ट है कि वंजारे चरवाहे मुख्यतः क्या काम करते हैं? तो अनाज, नमक, पशु का व्यापार करते हुए घूमते थे। ब्रिटिश काल में चरवाहे की मुख्य समस्या क्या थी? तो वन अधिनियम, चराई प्रतिबंध, चराई कर और नई सीमा। चराई कर से चरवाहों को क्या परेशानी हुई? तो जंगल और मैदानों में पशु चराने पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है कि वेस्टलैंड रूल्स 1882 से चरवाहों को क्या नुकसान हुआ? तो बंजर और परती भूमि पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित होता है। इसका मतलब चराई क्या हो गया? बंद हो गया। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1871 से चरवाहों को क्या नष्ट हुआ? तो कुछ चरवाहा समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता। ये पहले भी आप देख चुके हैं। ब्रिटिश नीतियों से चरवाहों की आजीविका पर क्या असर पड़ा? तो चारागाह घट गए, पशु संख्या कम हुई और गरीबी और कर्ज बढ़ता है। खानाबदोश और चरवाहे में क्या अंतर है? तो सभी चरवाहे खानाबदोश नहीं होते हैं, लेकिन कुछ निश्चित मार्गों पर ही चलते हैं। अफ्रीका में मसाई चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो केनिया और तंजानिया में रहते हैं। केनिया और तंजानिया में आपके मसाई चरवाहे रहते हैं। मसाई शब्द का क्या अर्थ है? तो मसाई भाषा में मसाई का अर्थ है घास खाने वाले पशुओं के लोग। घास खाने वाले पशुओं के लोग। मसाई चरवाहे की पारंपरिक आजीविका क्या थी? तो पशुपालन था। गाय, बकरी, भेड़ और कभी कभी ऊंट। मसाई समाज में बड़े बूढ़ों की क्या भूमिका थी? तो सामुदायिक निर्णय लेना, झगड़े सुलझाना, अनुष्ठान करना। मसाई समाज में योद्धा वर्ग की क्या भूमिका थी? तो समुदाय की सुरक्षा और पशु छापे मारना। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने मसाई की भूमि के साथ क्या किया? तो सबसे अच्छी भूमि छीन ली और मसाई को सूखे इलाके में ढकेल दिया। मसाई लोगों की भूमि किसने छीनी? तो 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन और जर्मनी के द्वारा छीना गया। ब्रिटेन आपके केनिया में छीनता है, जबकि जर्मनी तंजानिया में छीनता है। केनिया और तंजानिया को अलग करने वाली सीमा से मसाई पर क्या असर पड़ा? तो मसाई का पारंपरिक चारागाह जो क्षेत्र था आपके जो देश से दो भागों में बट गया। मसाई आरक्षित क्षेत्र क्यों बने? अंग्रेजों ने मसाई को नियंत्रित इलाकों में बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का मसाई पर क्या असर पड़ा? उनके पशुओं और युवा सैनिकों के रूप में ले लिए गए। उनके पशु और युवा सैनिक के रूप में ले लिए गए, मतलब कि उसके बाद जो मसाई है उनमें भूखमरी आ गया। नेक्स्ट है कि रिंडर पेस्ट बीमारी ने मसाई को कैसे प्रभावित किया? तो 1890 के दशक में ये बीमारी से 90% पशु आपके मर गए थे। मसाई समाज में गरीब और अमीर मसाई में क्या अंतर है? तो अमीर मसाई ने व्यापार किया, जबकि गरीब मसाई मजदूर बन जाते हैं। आज मसाई चरवाहे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो चारागाह की कमी हो गई, उन्हें सूखा, राष्ट्रीय उद्यान और शहरीकरण के कारण उनका जीवन कठिन हो गया है। राष्ट्रीय उद्यानों से चारागाहों को क्या नुकसान हुआ? तो पारंपरिक चारागाह वन्यजीव संरक्षण के नाम पर बंद हो गया। चारागाहों का जीवन पर्यावरण के लिए क्यों उपयोगी था? एक जगह चराई नहीं करते, भूमि को पुनर्जीवित होने का समय मिलता। नेक्स्ट है कि भारत में आज चरवाहे को किन चुनौतियों का सामना है? तो चारागाह एकदम छोटा हो गया जहाँ पर पशु चराया जाता था। कृषि विस्तार, कर और सरकारी नियम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पशु गणना से चरवाहे पर क्या असर पड़ा? पशुओं की संख्या दर्ज हुई, कर और नियंत्रण आपके बढ़ गया।
चरवाहा समुदाय अपने पशुओं का चुनाव कैसे करते हैं? तो इलाकों की जलवायु, चारे की उपलब्धता और बाजार मांग के अनुसार करते हैं। मसाई और भारतीय चरवाहों में क्या समानता? मसाई और जो भारत के चरवाहे हैं उन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों पर उपनिवेशी नीतियों का एक जैसा नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में चरवाहों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो चारागाह, भूमि का संरक्षण और परंपरागत मार्गों का अधिकार। नेक्स्ट है कि खेडूत समाज और रायका संगठन क्यों बने? तो चारवाहा समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए। टेंडा और डोधी क्या है? तो गुजरात के मालधारी चरवाहे के पारंपरिक पशु प्रवास मार्ग है। नेक्स्ट है कि चरवाहे के पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है? तो मौसम, चारा, पशु स्वास्थ्य और भूगोल का गहरा अनुभव है। और इसके साथ ही क्लास 9th का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो 6, 7, 8, 9 का हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।